नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शिप्रा झा। आप सभी दर्शकों का अन्नदाता के कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। किसान का जीवन बहुत ही मुश्किल होता है। वो अपने खेतों में लंबे समय तक काम करता है, उसका ध्यान सदैव फसल में ही लगा रहता है। वे अपनी कड़ी मेहनत की ताकत पर अपना जीवन व्यतीत करते हैं और ऐसे ही किसानों की प्रगति के लिए हम खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी नई लाभकारी जानकारियां हर रोज सुबह लेकर आते हैं। तो चलिए कार्यक्रम शुरू करने से पहले देखते हैं क्या है आज के अन्नदाता में। सोयाबीन की खेती करके ले अधिक उत्पादन। अधिक लाभ के लिए स्वच्छ दूध उत्पादन करने की तकनीक। हमारे मध्य प्रदेश में सोयाबीन खरीफ मौसम की एक प्रमुख फसल है, लेकिन इसकी औसत उत्पादकता अन्य राज्यों की तुलना में कम है। जो किसान भाई सोयाबीन की खेती करके अधिक उत्पादन लेना चाहते हैं, वो इसकी उन्नतशील किस्मों का चयन करके खेत की तैयारी और खाद उर्वरकों का प्रयोग करते हुए वैज्ञानिक तकनीक से बुआई किस तरह से करें, इसकी जानकारी लेते हैं कृषि विज्ञान केंद्र मुरैना की विषय विशेषज्ञ रीना शर्मा से। किसान भाइयों, खरीफ का सीजन है और इसमें आप मुख्य जो फसल है तिलहनी, जो कि भारत में बहुत महत्वपूर्ण योगदान देती है, वो है सोयाबीन। सोयाबीन की उन्नत प्रजातियों के बारे में यदि हम चर्चा करते हैं तो इसमें NRC 2, NRC 12 और NRC 37 बहुत अच्छी वेराइटियाँ। इसके अलावा हमारी JS 9305, JS 95-60 और JS 335 जो कि सीहोर से निकली हुई वैरायटी है, ये इसने बम्पर उत्पादन दिया था अपने समय पर। अभी हमारे यहाँ पर मुरैना से एक विकसित प्रजाति है 1135 जो प्रजाति है, वो बहुत अच्छी उत्पादन दे रही है। इनका आप किसान भाई चयन कर सकते हैं और आप अपने लोकल किसानों से मिलकर, जो कि आपकी खेत की दशा को देखकर या आपके जलवायु की दशा को देखकर आप इन किस्मों का चयन कर सकते हैं और अच्छा उत्पादन ले सकते हैं। भूमि का चयन और तैयारी। सोयाबीन की खेती अधिक हल्की रेतीली व हल्की भूमि को छोड़कर सभी प्रकार की भूमि में सफलतापूर्वक की जा सकती है, लेकिन पानी के निकास वाली चिकनी दोमट भूमि सोयाबीन के लिए अधिक उपयुक्त होती है। जहां भी खेत में पानी रुकता हो वहां सोयाबीन की बुवाई ना करें। खेत की तैयारी के लिए मिट्टी पलटने वाले हल से एक जुताई की जाती है। उसके बाद 2 से 3 जुताइयां देशी हल या कल्टीवेटर से की जाती है और प्रत्येक जुताई के बाद खेत में पाटा चलाना आवश्यक है, जिससे ढेले टूट जाते हैं और भूमि में नमी का संरक्षण भी होता है। बुआई के समय खेत में पर्याप्त नमी का होना आवश्यक है। फर्टिलाइजर की बात आती है किसान भाइयों, तो उर्वरक जो है, चूँकि ये तिलहनी फसल है और तिलहनी और दलहनी दोनों फसल है, तो इसमें नाइट्रोजन की थोड़ी मात्रा ज़्यादा हमें ज़रूरत नहीं पड़ती है। लेकिन इसके लिए जैसे सल्फ़र है, ये काफ़ी अच्छा, यदि हम इसका प्रयोग करते हैं तो इससे काफ़ी रिस्पॉन्स मिलता है हमारी फसल को। तेल की प्रतिशत मात्रा बढ़ती है, तो इसमें हम 25 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के हिसाब से सल्फ़र का प्रयोग कर सकते हैं। NPK की मात्रा सोयाबीन में हम 20, 40, 60 रख सकते हैं। आधार उर्वरक के रूप में दे सकते हैं। जब हम इसकी अंतिम जुताई करते हैं खेत की, तो उस समय हम इसका पूरा डोज इसमें डाल सकते हैं। किसान भाइयों, अभी आपने सोयाबीन की फसल से अधिक उत्पादन प्राप्त करने के लिए खेती की तैयारी और उर्वरकों के प्रयोग विधि के बारे में जानकारी हासिल की। अब आइए जानते हैं बीज की उचित मात्रा और बीजोपचार करते हुए सोयाबीन बुवाई की वैज्ञानिक तकनीक के बारे में। इसके बाद किसान भाइयों बात आती है बीज दर की। तो बीज दर हम इसमें 80 से 100 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के हिसाब से हम इसका बीज सोयाबीन का प्रयोग करते हैं या इस्तेमाल करते हैं। अब किसान भाइयों, इसके बाद आपका महत्वपूर्ण बिंदु है उसका ट्रीटमेंट करना।
बीज उपचार करना, टीकाकरण करते हैं FIR का, तो सबसे पहले हम इसमें जो बीज उपचार के लिए प्रयोग करते हैं वो फंजीसाइड है, जिसमें हम वीटावैक्स की 2 ग्राम मात्रा प्रति किलोग्राम बीज के हिसाब से आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। इसके अलावा आप थायोमिथाएग्जाम की 2 ग्राम मात्रा प्रति किलोग्राम बीज के हिसाब से आप इसका प्रयोग करें, जिससे ट्रीटमेंट आपका इसका अच्छा होगा। इसके अलावा आप राइजोबियम है, PSB है, इसका 5 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज के हिसाब से आप इसका प्रयोग करें। बीज बुआई की उन्नत तकनीक। किसान भाइयों, सोयाबीन की बोनी कतारों में करना चाहिए। सोयाबीन की बुआई के लिए सीड ड्रिल का उपयोग किया जा सकता है। कम फैलने वाले किस्मों के लिए कतार से कतार की दूरी 40 सेंटीमीटर और अधिक फैलने वाले प्रजातियों के लिए कतारों की दूरी 45 सेंटीमीटर रखना उपयुक्त होता है और 20 कतारों के बाद एक कूट जल निथार व नमी संरक्षण के लिए खाली छोड़ देना चाहिए। इसके अलावा सोयाबीन के बीजों की गहराई 2.5 से 3 सेंटीमीटर रखना जरूरी होता है। सोयाबीन की जो फसल है उसको आप बेड पर इसकी बोनी करें तो ये काफ़ी अच्छा होगा। इसके लिए बेड प्लांटर भी अभी आपको अवेलेबल हैं मार्केट में, और यदि नहीं है तो आप अपने किसान कल्याण उप संचालक विभाग से आप संपर्क करके ये मशीन ले सकते हैं, और भाड़े पर भी ये मिलती है। जो कृषि अभियांत्रिकी जो विभाग है हमारा, यहाँ भी आपको ये बेड प्लांटर मिल सकता है। इससे हम सोयाबीन की बोनी कर सकते हैं, जो कि किसानों के लिए बहुत अच्छी होती है। सोयाबीन की फसल में खरपतवार बहुत महत्वपूर्ण समस्या है। इसमें चौड़ी पत्ती वाले और सकरी पत्ती वाले दोनों प्रकार के खरपतवार आते हैं। रासायनिक शाकनाशी की बात करें तो इसमें सबसे पहले हम प्री इमरजेंस की बात करते हैं, जिसमें कि हमारा बीज से बोने के बाद और पौधे प्लांट के उगने से पहले जो हमारा शाकनाशी प्रयोग किया जाता है उसे हम प्री इमरजेंस कहते हैं। इसमें हम पेंडामेथालिन 1 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के हिसाब से इसमें हम इसका प्रयोग कर सकते हैं, जिससे कि हमारा जो खरपतवार है वो आपके 60% इसमें कंट्रोल हो जाएंगे। किसान भाइयों, मेरे द्वारा बताए गए जो बिंदु हैं, यदि आप इसका अनुसरण करते हैं तो निश्चित ही आपका बहुत अच्छा सोयाबीन का उत्पादन होगा और आप अच्छा उत्पादन लेकर अच्छा पैसा कमा सकते हैं और बहुत अच्छा आपको लाभ मिलेगा। किसान भाइयों, अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। नकल नहीं करवाने का लगाया आरोप। सिवनी में स्कूल जा रही मासूम पर कुत्तों ने किया हमला। 5 साल की छात्रा को कुत्ते ने किया घायल, मासूम की हालत गंभीर। ग्वालियर के बीएड कॉलेज में छात्रों के डांस का वीडियो वायरल। पीले पीले मेरे राजा गाने पर जमकर झूमे। कोल्ड ड्रिंक की बोतल सिर पर रखकर छात्रों ने किया डांस। अशोकनगर में दुकानदार की अनोखी स्कीम। मोबाइल खरीद पर 2 किलो टमाटर फ्री। बाजार में 160 रुपए से 180 रुपए किलो बिक रहे हैं टमाटर। राजमाता देवेंद्र कुमारी सिंहदेव मेडिकल कॉलेज का लोकार्पण। सीएम भूपेश बघेल, डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव ने किया वर्चुअल उद्घाटन। सरगुजा संभाग के लोगों को मिलेगी बेहतर स्वास्थ्य सुविधा। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का अन्नदाता हमारे राज्य के अधिकतर किसान भाई गाय भैंसों का पालन करते हैं, लेकिन दूध निकालते समय साफ सफाई पर कोई विशेष ध्यान नहीं देते हैं, जिसके कारण दूध की क्वालिटी खराब हो जाती है। और आप पशुओं से स्वच्छ और शुद्ध दूध उत्पादन लेने के लिए दूध दोहन से लेकर उसे बाजार में बेचने तक कौन कौन सी सावधानियां बरते, इस बारे में जानकारी दे रहे हैं पशु विशेषज्ञ डॉक्टर योगेंद्र कुमार माथुर।
आपके पशुओं द्वारा जो दुग्ध उत्पादन किया जा रहा है, आज हम उस पर चर्चा करेंगे और ये देखेंगे कि उसमें क्या क्या सावधानियां हमें रखना चाहिए। ये अक्सर देखा जाता है कि कई बार जब दूध का इस्तेमाल करते हैं तो उसमें दुर्गंध आती है। तो पशुपालक इस बात का ध्यान रखें कि सुबह और शाम जब भी वे चारा भूसा वगैरह डालें तो कोई ऐसा पदार्थ ना खाने में आए कि उसकी दुर्गंध जो है वो दूध के साथ शामिल हो जाए। इसका विशेष ध्यान रखें आप। अब हम जैसे जब पशु के पास जाते हैं दूध निकालने के लिए तो हम पशु को एकदम अच्छे उसमें रखें, ज़्यादा वहाँ पर शोर शराबा ना हो, वो पशु का बछड़ा जो है वो उसके नज़दीक में हो, और जब धीरे से हम उसको हटाएं तो कहीं किसी तरह से चोट ना लगे उसको हाथ से। गांव में अधिकतर परिवारों में दुधारू पशु पाले जाते हैं। हालांकि दुधारू पशु पालना एक बात है और स्वच्छ दुग्ध उत्पादन अलग बात। स्वच्छ दुग्ध उत्पादन से हम दूध को जल्दी खराब होने से बचा सकते हैं, जिनका सीधा संबंध आर्थिक लाभ से है। और उसके बाद फिर जब हम पशु के पास जाते हैं तो दूध निकालने से पहले हमें थनों को साफ करना चाहिए, अच्छे से धोना चाहिए उनको। और जो पशु की पूंछ वगैरह होती है उसको पूंछ में गोबर लगा रहता है, अक्सर उस गोबर को साफ कर दें। उस पूरे क्षेत्र में जो गोबर लगा है उसको साफ कर दें आप। जब भी आपके पशु जंगल से या कहीं बाहर से चर के आते हैं तो उनकी खुरों की धुलाई कीजिए, खुरों की सफाई कीजिए, ताकि जब आप दूध निकालेंगे तो उसमें कोई किसी प्रकार की गंदगी शामिल ना हो पाए। लिक्विड वगैरह इस्तेमाल करते हैं जो पानी में डाल के हम पहले ही पशु को स्नान करा सकते हैं, जैसे किलनी जू वगैरह कुछ भी ना लगी हो, एकदम साफ़ हो, उसकी चमड़ी एकदम साफ़ हो। जब हम अपने पशु को बांधते हैं वो जगह एकदम साफ़ हो, उसको बढ़िया फिनाइल वगैरह से धोएं, उस पूरा गोबर वगैरह उसका साफ़ रखें ताकि पशु को बढ़िया वातावरण का एहसास हो। इससे भी उसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ती है, इससे दूध बढ़ता है। और मक्खी वगैरह वहाँ पे ज़्यादा ना हो इसके लिए पहले से हम सफाई करके रखें, वहाँ पर फिनाइल वगैरह का ज़्यादा इस्तेमाल करें। दूध दुहने से पहले दूधिया को अपने हाथों को साबुन से अच्छी तरह साफ कर सुखा लेना चाहिए। हाथ के नाखून समय समय पर काटते रहें। स्वच्छ और कसे कपड़े पहने और सिर को टोपी द्वारा ढक कर रखें ताकि कोई बाल आदि दूध में ना गिरे। दूध को पूर्ण हस्त विधि द्वारा दूहना चाहिए। हमें ये करना चाहिए कि अगर जैसे आपके पशु के दूध थोड़ा सा गुलाबी आ रहा हो, हल्का हल्का मटमेला आ रहा हो, अगर मान लीजिए छिछड़े आ रहे हों, उस थन का दूध अलग पात्र में निकालें और बाकी थन का दूध अलग पात्र में निकालें। और थनैला रोग तत्काल जल्दी से जल्दी, जितनी जल्दी हो आप पशु चिकित्सक संपर्क करें और उसका इलाज करवाएं। कभी कभी जानवरों में टीबी का रोग भी पाया जाता है, उसमें आपको दिखाई देगा कि जानवर कुछ कमज़ोर पड़ता जा रहा है, उसको उठने बैठने में तकलीफ़ होती है, खांसी बहुत आती है। तो इस स्थिति में आपको तुरंत पशु चिकित्सक संपर्क करना चाहिए और उसका तुरंत उपचार कराना चाहिए। और जो दूध के पात्र हैं उनको अलग रखना चाहिए और जानवर से थोड़ा, बाकी जानवरों को से उस जानवर को थोड़ा दूर बांधना चाहिए। दूध दुहने का बर्तन स्टेनलेस स्टील का होना चाहिए। इसके अलावा एल्युमिनियम और गैल्वेनाइज्ड शीट के बर्तन का उपयोग कर सकते हैं। पीतल और तांबे का बर्तन बिल्कुल इस्तेमाल ना करें। खुली बाल्टी के स्थान पर गुंबदकार छत वाली बाल्टी में दूध दुहना चाहिए। जब आप दूध निकालने जाते हैं तो उसमें जो पात्र इस्तेमाल करते हैं उन पात्रों को अच्छी तरह साफ कीजिए, किसी प्रकार से उसमें इस प्रकार की चीज़ें ना लगी हो, इससे दूध फटने का डर रहता है। और चाहे तो गर्म पानी से धोएं, कई बार उसमें दुर्गंध होती है जो दूध के साथ शामिल हो जाती है। जब आप पात्र को साफ करेंगे तो उसको सुखाएं, कड़क धूप में सुखाएं, ताकि उसमें अगर कुछ जर्म्स रह गए हों तो वो अपने आप नष्ट हो जाए। और फिर उनको, उस पात्र को आप जो है इस्तेमाल करें। और दूसरी बात, जो पात्र आप जिसमें स्टोर कर रहे हैं बड़े पात्र में, उसको ढक कर रखें, क्योंकि मक्खियाँ बहुत परेशान करती हैं। वो बार बार मक्खियाँ वहाँ बैठती हैं और इन्फेक्शन का डर रहता है। उसको एक छन्नी का इस्तेमाल करें जो एकदम साफ़ हो, छन्नी हो या सूती वस्त्र हो, उसका इस्तेमाल करें आप। और उसका इस्तेमाल करके दूध को इस एक पात्र से दूसरे पात्र में ट्रांसफ़र करें और ढक्कन का जरूर इस्तेमाल करें तुरंत, ताकि वो मक्खी और मच्छरों से सुरक्षित रहे। आप स्टोर करते हैं दूध को, उस पात्र को आप फ्रीज़र का इस्तेमाल कर सकते हैं, कोल्ड स्टोरेज का इस्तेमाल कर सकते हैं। और यदि आपको
दूध को कहीं दूसरी जगह भेजना है, अगर दूसरी जगह व्यवसाय करते हैं तो उसमें आप कोल्ड स्टोरेज के साथ ही साथ वातानुकूलित वाहन का इस्तेमाल करें ताकि दूध काफ़ी दूर तक जा सके, उसकी उम्र बहुत लंबी हो सके। इससे आपका व्यापार ज़्यादा अच्छा बढ़ेगा। किसान भाइयों, संग्रहण से संबंधित इस जानकारी को आप इस्तेमाल करें और अपने पशु के से जो दूध प्राप्त हो रहा है, बहुमूल्य दूध, उसको आप सुरक्षित रखें और उसको अच्छे से पहुंचाएं, ट्रांसपोर्टेशन करें और उसमें मुनाफा कमाएं। आगे और भी है खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी रोचक जानकारियां। यहां रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए। न्यूज़ 18 नेटवर्क। पीएम के मंच पर छत्तीसगढ़ी महतारी की तस्वीर पर सीएम बघेल का बयान, अभी छत्तीसगढ़ में ही बोलेंगे वोट जो बटोरना। डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव ने बीजेपी पर साधा निशाना, कहा हम लोग अब नई पिक्चर कर रहे लॉन्च। बीजेपी के जय वीरू की जोड़ी वाले बयान पर किया पलटवार। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता के खास कार्यक्रम में स्वागत है। अपने राज्य में किसान खरीफ के मौसम में विभिन्न फसलों की खेती करते हैं, लेकिन इन फसलों में मुख्य रूप से सफेद लट कीट का प्रकोप देखा जाता है। इस कीट का आतंक इतना खतरनाक होता है कि कई बार तो इस कीट के कारण पूरी फसल चौपट हो जाती है और किसानों को लगाई गई लागत निकालना भी मुश्किल हो जाता है। तो आप कैसे करें इस कीट का नियंत्रण? इसके लिए देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। देश के अनेक भागों में सफेद लट की समस्या अत्यंत गंभीर होती जा रही है और शुष्क क्षेत्रों में तो यह पूरी की पूरी फसल को ही चौपट कर देती है, जिससे किसानों को बहुत भारी नुकसान का सामना करना पड़ता है। इसके भयंकर प्रकोप से कई फसलों की खेती पर प्रश्न चिन्ह लग गया है। बरसात के समय यह भृंग कीट सक्रिय होते हैं और जमीन में हजारों की संख्या में निकलते हैं। लट की पहली मोल्टिंग अर्थात आवरण बदली होती है और यह द्वितीय अवस्था में प्रवेश कर जाती है। इस अवस्था में यह लट सबसे हानिकारक होती है। वैसे तो यह लट बहुभक्षी है, परंतु यह मूंगफली, मिर्च, ज्वार, बाजरा और मक्का फसलों को अधिक नुकसान पहुंचाती है। कुछ दिनों बाद यदि ग्रसित पौधों को उखाड़कर देखें तो केवल मुख्य जड़ें ही दिखाई पड़ेंगी। बाद में यह मुख्य जड़ को भी बीच बीच में कुचलकर नष्ट कर देती है। प्रभावित पौधे पीले पड़कर मुरझाने के बाद सूख जाते हैं। इस कीट से 50 से 100% तक का नुकसान देखा गया है। एक लट अपने आसपास के करीब 5 से 7 पौधों की जड़ों को खाकर उन्हें सुखा देती है। इसलिए इनकी रोकथाम के लिए समन्वित कीट प्रबंधन को सामूहिक रूप से अपनाने की आवश्यकता होती है। समन्वित प्रबंधन उपाय। कहा जाता है कि उपचार से रोकथाम भला। जी हाँ, यह आवश्यक है कि समय रहते इस कीट का नियंत्रण किया जाए। इसके लिए मानसून पूर्व या मानसून की पहली वर्षा के साथ जब पौड़ शाम को बाहर निकलकर झुंड में उड़ान भरते हुए पोषक पेड़ों पर पहुंचे तो इन पेड़ों के नीचे प्लास्टिक सीट या चादर बिछाकर पेट्रोमैक्स के प्रकाश से रात को करीब 8 से 9 बजे लंबे बांस के डंडों से पेड़ की डालियों को हिलाकर पौड़ नीचे गिराए और उन्हें एक एक करके मिट्टी के तेल युक्त पानी में डालकर मारे या जला दे। ये क्रिया 4 से 5 दिन तक सामूहिक रूप से करें। इसके अलावा जिन पेड़ों पर पौड़ भृंग बसेरा कर रहे हों वहां नीचे घास या कचरा इकट्ठा करके जला दे, जिसे पौड़ भृंग नीचे गिर पड़ते हैं। फिर इन्हें एकत्रित करके नष्ट कर दे।
यदि खेत में पेड़ों की संख्या अधिक हो तो वर्षा के पहले पेड़ों के ऊपर से नीचे की ओर अच्छी छटाई करें। केवल 1-2 पेड़ छोड़ दें, जिससे उस पर भारी संख्या में पौड़ पहुंचे और कीट नियंत्रण आसानी से किया जा सके। इस कीट के पौड़ भृंग प्रकाश पर अधिक आकर्षित होते हैं, इसलिए रात में इन पोषक पेड़ों के पास प्रकाश प्रपंच लगाने चाहिए। रात 7 बजे से 10 बजे तक प्रकाश करने से पौधों की प्रकाश प्रपंच में फंसने की अधिक संभावना होती है। बाद में उन्हें नष्ट कर दें। इसके अलावा भृंगों के नियंत्रण के लिए दिन के समय 0.2% मोनोक्रोटोफॉस का छिड़काव पोषक पेड़ों पर करें। कीट के भृंग नियंत्रण के समय यह ध्यान रहे कि किसानों का यह प्रयास सामूहिक रूप से होना चाहिए, अन्यथा भृंग का प्रभावी नियंत्रण नहीं होगा। इस लट के प्रभावी नियंत्रण के लिए गर्मियों में मिट्टी पलटने वाले हल से जुताई करें, जिससे कि इस कीट की प्योपा और सुंडियां बाहर आ जाती है और उन्हें पक्षी खा जाते हैं। हमेशा अच्छी तरह से सड़ी हुई गोबर या कंपोस्ट खाद खेतों में डालें, क्योंकि इनके भृंग ऐसे जगहों पर अंडे देती हैं। मूंगफली वाले क्षेत्रों में जहां पर सफेद लट की समस्या अधिक हो तो वहां 1-2 साल तक ग्वार, अरहर, तिल और लोबिया उगाएं, क्योंकि इन पर सफेद लट का असर कम होता है। गन्ने की जड़ें गहरी होती है, इसलिए उस पर भी प्रकोप कम होता है। फसल की बुआई के समय मूंगफली के बीजों को इमिडोक्लोप्रिड 3 मिलीलीटर प्रति किलो बीज की दर से उपचारित करना उपयोगी पाया गया है। और आइए अब जानते हैं अन्नदाता निशुल्क फोन के माध्यम से पूछे गए समस्याओं का समाधान। अन्नदाता निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से पूछे गए प्रश्नों में से आज हमने जिस प्रश्न को कार्यक्रम में शामिल किया है उसे पूछा है ग्राम धौली, जिला शिवपुरी के कृषक जगदीश ठाकुर ने। ये मुर्गियों में कॉक्सीडियोसिस बीमारी की रोकथाम के बारे में जानकारी चाहते हैं। तो जगदीश ठाकुर जी, आपकी जानकारी के लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम का ये अंश। किसान भाइयों, आज हम चर्चा करेंगे किस प्रकार से आप अपने जो मुर्गियों का फार्म है उसमें कॉक्सीडिया नामक जो बीमारी है उसको आने से किस प्रकार रोकेंगे, और अगर किसी कारण से आपकी मुर्गियों में ये बीमारी आ जाती है तो किस तरीके से उसका नियंत्रण करेंगे। सर्वप्रथम बात करें कॉक्सीडिया क्या होता है। इसका जो सबसे प्रमुख कारण है, ये एक प्रकार का परजीवी है, प्रोटोजोआ है। लीटर का गीला होना और मौसम का भी ज़्यादा नमी का होना, इसलिए सामान्यतः ये बीमारी बरसात के समय ज़्यादा होती है। मुर्गी में कॉक्सीडियोसिस रोग एक अत्यधिक घातक और एक संक्रामक रोग है। यह रोग मुर्गी पालन की सबसे गंभीर प्रोटोजोआ परजीवी जनित बीमारियों में से एक है। इस रोग में कमजोर हो जाने के कारण 100 तक मुर्गियों के चूजों की मृत्यु हो जाती है। बहुत से पक्षियों जैसे मुर्गी, टर्की, बत्तख, कोयल, तीतर, कबूतर, कौवे, गिनी आदि में देखने को मिलता है। लेकिन यह रोग मुर्गियों को प्रमुख रूप से प्रभावित करता है। इससे खासकर मुर्गियों के चूजे प्रभावित होते हैं और इससे प्रभावित होने पर चूजों की मौत सबसे अधिक होती है। सर्वप्रथम जाने कि ये बीमारी क्यों होती है। ये बीमारी का होने का मुख्य कारण है नमी ज़्यादा होने से जो मुर्गियों का लीटर है जिस पर मुर्गियां रहती हैं, बुरादा है, वो सूखता नहीं है, और ना सूखने के कारण जो कॉक्सीडिया के स्पोर जो इनके अंडे हैं वो जो बुरादे में पड़े हुए हैं वो अंकुरित हो जाते हैं, वो प्रस्फुटित हो जाते हैं, और मुर्गी जब उनको ग्रहण करती है तो उसको इन्फेक्शन हो जाता है। जब कभी हमारे फार्म में कोई एक मुर्गी को जब दस्त लगते हैं और तब अगर वो अपनी फीसिस जो लीटर में या कहीं और वो फीसिस वॉइड करती है, निकालती है, तो उसको अगर दूसरी मुर्गी किसी भी तरीके से या तो पानी में फीसिस गिरी हो उसको पानी को पी ले, या लीटर चुगने की आदत होती है वहाँ से उसको ग्रहण कर ले, या किसी काम करने वाले व्यक्ति या कोई बाहरी व्यक्ति अपने जूतों में या अपने कपड़ों में अगर ये कॉक्सीडिया नामक परजीवी को अगर लेकर बाहर से आता है, किसी प्रकार से वो मुर्गी उसको ग्रहण कर ले, तो वो मुर्गी के आंत में वो कॉक्सीडिया चला जाता है और फिर वहाँ पर बहुत उसकी वृद्धि के लिए बहुत अच्छा एनवायरनमेंट रहता है और वो कॉक्सीडिया तेजी से वृद्धि करता है और उसकी लाखों करोड़ों में संख्या हो जाती है। और यदि उसका नियंत्रण ना किया जाए तो ये कॉक्सीडिया आंत के अंदर छाले बना देता है, जिससे कि मुर्गियों को सबसे पहले
दस्त लगते हैं, फिर वो दस्त और पतले दस्त हो जाते हैं, फिर आगे चलकर वो खूनी दस्त उनको लगने लगते हैं और अगर उनकी रोकथाम ना की जाए तो ये खूनी दस्त के बाद में मुर्गियों में मृत्यु भी शुरू हो जाती है और इस दौरान मुर्गियों की ग्रोथ जो है, उनकी वृद्धि दर वो भी कम हो जाएगी और उनका अंडा उत्पादन बहुत कम हो जाता है और लगभग सामान्यतः बीमारी के समय अंडा उत्पादन शून्य हो जाता है। तो किसी भी बीमारी के लिए कहा गया है कि यदि इसको प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, यदि उसको रोकथाम उसकी कर ली जाए तो उसका इलाज में आने वाले खर्चे से बचा जा सकता है, क्योंकि रोकथाम में जो खर्चा लगना है वो बहुत ही सूक्ष्म होता है। तो रोकथाम के लिए सामान्यतः इनके जो मुर्गियों का दाना है उसमें हम कॉक्सीडियोस्टेट नाम से कई सारी दवाइयाँ बाजार में उपलब्ध हैं, आप उनके दाने में इसको मिला सकते हैं। उनको हम नाम बता सकते हैं, लासोलेसिड, मोनेंसिन और डाइक्लोराजोल, ये सब बहुत महत्वपूर्ण, बहुत अच्छे असरकारक कॉक्सीडियोस्टेट हैं जो कि बहुत सूक्ष्म मात्रा में दाने में मिलाने पड़ते हैं और उनका खर्चा प्रति टन 50 रुपये के आसपास आता है और इसमें आपकी मुर्गियों में रोकथाम बहुत अच्छे से हो जाएगी। कॉक्सीडियोसिस रोग से बचाव के लिए सबसे जरूरी है इसके लिए साफ सफाई। सप्ताह में कम से कम एक बार समय पर मुर्गीशाला की सफाई करें, साथ ही चूने का भुरकाव भी करें। दवा से मुर्गीशाला को अवश्य धोएं। इंक्यूबेटर की सफाई, बर्तनों की सफाई भी जरूरी है। रोग हो जाने पर मुर्गीशाला का लीटर अवश्य बदलें। बीमारी बचाने के लिए समय पर मुर्गियों का टीकाकरण कराएं। रोगित पक्षियों पर तत्काल ध्यान देना चाहिए और रोग से मरे हुए पक्षियों को गड्ढे में दबा देना या जला देना चाहिए। यदि आपकी मुर्गियों के समूह में समस्या आ रही है तो उनको तत्काल प्रभाव से कुछ दवाइयाँ देने की जरूरत होती है, जिनमें प्रमुख हैं सल्फा ड्रग्स। सल्फा ड्रग्स के जो बाजार में कॉम्बिनेशन उपलब्ध हैं, सल्फा डिमिडिन, सल्फा क्विनोक्सजलिन, जिनमें सुप्राकॉक्स या फिर बेनकॉक्स, ये दवाइयाँ प्रमुख हैं। आप इनको मुर्गियों के पानी में मिलाकर दे सकते हैं और इसके अलावा ज़रूरत पड़े तो हमको एंटीबायोटिक के जेंटामाइसिन के इंजेक्शन भी देना पड़ते हैं, क्योंकि कई बार जब कॉक्सीडिया नामक बीमारी आती है तो इस बीमारी के लक्षणों के साथ साथ में मुर्गी की रोग प्रतिरोधक क्षमता भी कम हो जाती है, तो उसमें द्वितीयक इन्फेक्शन, सेकेंडरी इन्फेक्शन होने की संभावना बढ़ जाती है। ऐसी स्थिति में आपको इन्फेक्शन को रोकने के लिए ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक जैसे कि जेंटामाइसिन या सेफ्टियोफर्सोडियम भी आपको उपयोग करना चाहिए। और साथ में चूँकि ये बीमारी में मुर्गियों की आंत में रक्त स्राव होता है, उनमें रक्त की कमी हो जाती है, इसलिए उसमें विटामिन के, विटामिन ए, विटामिन सी, इनके सिरप का भी इस्तेमाल उनके पानी में करना चाहिए, जिससे कि उनमें उत्पादन है वो थोड़ा बढ़ जाए और उनमें जो रक्त की कमी हुई है वो अतिशीघ्र पूरी हो, जिससे कि आपकी मुर्गियाँ उत्पादन पर वापस आएँ और आपका जो फार्म का लाभ है वो निरंतर बना रहे। धन्यवाद। किसान भाइयों, कृषि संबंधित समस्या और सुझाव के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़, रामोजी फिल्म सिटी हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल है p18annadata.mp@nw18.com। इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 1800889216 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का। कल इसी वक्त फिर से होगी आपसे मुलाकात। नमस्कार।